इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ जेनरस। ऑप्शन ए काइंड, ऑप्शन बी मीन, ऑप्शन सी नोबल, ऑप्शन डी हेल्पफुल। फ्रेंड्स, एंटोनिम बताना है यानी कि विलोम बताना है, अपोजिट बताना है। फ्रेंड्स, जनरस का मतलब होता है विलिंग टू गिव मोर समथिंग लाइक मनी, टाइम, हेल्प और काइंडनेस। किसी को का बहुत खुले हाथ वाला होता है ना, उदार होता है, दयालु होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा देता है सभी को, उसे कहते हैं हम जनरस। लेकिन इसका अपोजिट होता है मीन। मीन यानी कि जो छोटी सोच रखता हो। तो ऑप्शन बी मीन करेक्ट है। अब जनरस से एक सेंटेंस भी बनाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं शी इज़ वेरी जनरस, शी ऑलवेज हेल्प पुअर पीपल। मतलब वो बहुत ही उदार है, वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करती है। तो जनरस मीन्स उदार होना, दयालु होना, काइंड हार्टेड होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक। ही हैज़ बीन लिविंग हियर डैश 2010। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी सिंस, ऑप्शन डी आफ्टर। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है सिंस। सिंस यूज़ होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को प्रेजेंट करने के लिए। तो किसी निश्चित समय की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। वो वहाँ पर 2010 से रह रही है, 2010 वहाँ पर वो पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाया हुआ है, इसीलिए सिंस यूज़ होगा। सो ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए शी डोंट लाइक कॉफ़ी, ऑप्शन बी शी डजंट लाइक्स कॉफ़ी, ऑप्शन सी शी डजंट लाइक कॉफ़ी, ऑप्शन डी शी नॉट लाइक कॉफ़ी। हमेशा याद रखें, ही शी इट के साथ में हमेशा डज आता है, आई यू वी दे के साथ में हमेशा डू आता है, प्लूरल के साथ में डू, सिंगुलर के साथ में डज। अब हमेशा डज जो है, डज के बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, शी डजंट लाइक कॉफ़ी, क्योंकि यहाँ पर शी के साथ में डज भी आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आई है, लाइक ही आया है। लाइक के वर्ब के फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी। बाकी सभी ऑप्शन में ग्रामेटिकल एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। अ पर्सन हु लव्स बुक। ऐसा व्यक्ति जिसे बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, उसमें से आपको सिर्फ एक उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है बिब्लियोफाइल, ऑप्शन बी फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन सी पेसिमिस्ट, ऑप्शन डी ऑप्टिमिस्ट। तो फ्रेंड्स, आपको तभी इसका करेक्ट आंसर पता होगा जब आपको इन चारों के मीनिंग पता होंगे। फर्स्ट है आपका बिब्लियोफाइल, मतलब अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक। ऐसा व्यक्ति जिन्हें किताबों को कलेक्ट करना और किताबों से बहुत प्रेम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है, शी इज़ अ ट्रू बिब्लियोफाइल हु स्पेंड्स ऑल हर मनी ऑन बुक। वो अपना सारा का सारा पैसा किताबों को कलेक्ट करने में, किताबों को पर खर्च करती है। अब नेक्स्ट है आपका फिलैंथ्रोपिस्ट, जिसे कहते हैं हम परोपकारी व्यक्ति, जो दूसरों के को दान देता हो, मदद करता हो, डोनेट करता हो, मनी करता हो वेलफेयर में और अदर्स रिसोर्सेज में। जैसे कि एग्जांपल है, रतन टाटा इज़ नोन एज अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट। या फिर नेक्स्ट जो आपका है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट होते हैं निराशावादी, जो हर चीज़ में उन्हें पहले बुरा दिखता है, कुछ बुरा होने की आशंका होती है, निराशावादी होते हैं। जैसे कह सकते हैं, अ पेसिमिस्ट सीज द डिफ़िकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। हर निराशावादी हर अवसर में कोई ना कोई कठिनाई देखता है। लास्ट वन है फोर्थ ऑप्शन, ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ में एक आशा, एक परिणाम, एक अच्छे परिणाम की आशा रखता हो, उसे कहते हैं हम ऑप्टिमिस्ट। तो एन ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफ़िकल्टी। एक आशावादी जो व्यक्ति है वो हर कठिनाई में एक अवसर देखता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन वन है, ए है बिब्लियोफिल, जिसको कि कहते हैं बिब्लियोफाइल मतलब होता है जो व्यक्ति जो लव करता है, जो बुक्स को कलेक्शन में, बुक्स का प्रेमी होता है, उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल। तो ऑप्शन ए बिब्लियोफाइल इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ईडियम मीनिंग। आपको इस ईडियम का करेक्ट मीनिंग बताना है। टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ऑप्शन ए है टू रिग्रेट ओवर समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, ऑप्शन बी टू वेस्ट मिल्क, ऑप्शन सी टू वर्क हार्ड, ऑप्शन डी टू मेक अ प्लान। अब देखिए, टू क्राई ओवर
स्प्लिट मिल्क का मतलब होता है यानी जो बीती बात पर पछताना, जो हो चुका है जिसे बदला नहीं जा सकता उस बात को लेकर दुखी होना या परेशान होना। टू बी अपसेट और कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज। जैसे कि हम कहते हैं ना, जो हो गया है उसके लिए रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी गलती से सीखो और आगे बढ़ो। देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, जस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड मूव ऑन। सो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। टू रिग्रेट ओवर समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, मतलब किसी बीती हुई बात पर जो कि हो चुका है जिसे बदला नहीं जा सकता उस पर रोना, उस पर पछताना या दुखी होना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस। बाय नेक्स्ट मंथ आई डैश दिस प्रोजेक्ट। अब फ्रेंड्स ऑप्शन ए है कंप्लीट, ऑप्शन बी विल कंप्लीट, ऑप्शन सी विल हैव कंप्लीटेड, ऑप्शन डी कंप्लीटेड। फ्रेंड्स ये देखिए, बाय नेक्स्ट मंथ, ये जो है आपका ये सेंस बता रहा है कि कोई काम फ्यूचर की बात वो देने की कर रहा है। तो बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में, आई विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट को अगले महीने तक कंप्लीट कर लूँगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है विल हैव कंप्लीटेड। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर चॉइस करनी है डेफिनेटली की। तो डेफिनेटली की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो डेफिनेटली की करेक्ट स्पेलिंग होती है DEFINITELY। डेफिनेटली मतलब निश्चित तौर पर या निश्चित। सो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, DEFINITELY, डेफिनेटली। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। आपको करेक्ट प्रपोजिशन बतानी है। ही इज़ अफ्रेड डैश डॉग्स। सो फ्रेंड्स वो कुत्तों से डरता है ना? तो इस सेंस में इसमें कौन सी करेक्ट प्रपोजिशन आएगी? ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी अबाउट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट प्रपोजिशन है अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ, तो अफ्रेड के साथ में हमेशा ऑफ को फॉलो करता है, तो अफ्रेड ऑफ आएगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट, अफ्रेड ऑफ। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म बतानी है। नीदर ऑफ द बॉयज डैश प्लेइंग। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी बी। फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। तो नीदर ऑफ द बॉयज डैश प्लेइंग, हमेशा नीदर के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। नीदर टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, इज। नीदर ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, मतलब दोनों बॉयज में से कोई भी खेल नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेक द आइस। ऑप्शन ए टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ऑप्शन बी टू कूल समथिंग, ऑप्शन सी टू ब्रेक समथिंग, ऑप्शन डी टू रन अवे। सो ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ फ्रेंडली कन्वर्जेशन आफ्टर एन ऑकवर्ड और टेंस साइलेंस। तो चुपचाप के माहौल में, एक असहज माहौल में बातचीत को शुरू करना, माहौल को हल्का बनाना। तो जैसे कि हम कहते हैं पार्टी के में माहौल को हल्का बनाने के लिए रिया ने एक मज़ेदार स्टोरी सुनाई। एट द पार्टी रिया टोल्ड अ फनी स्टोरी टू ब्रेक द आइस। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Next question, choose the correct indirect speech. She said to me, do you like music? Option A, she asked me, did I like music? Option B, she asked me if I liked music. Option C, she said me that I like music. Option D, she told me that do I like music. फ्रेंड्स हमेशा याद रखें, इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब भी कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, तो वहाँ पर हमेशा आस्क्ड इफ प्लस जो है पास्ट टेंस यूज होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, शी आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड म्यूजिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है यहाँ पर। अ पर्सन हु स्पीक्स लेस, ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टॉकेटिव, ऑप्शन बी रेटिसेंट, ऑप्शन सी गैरुलस, ऑप्शन डी एडिक्वेंट। तो फ्रेंड्स
और ऑप्शन ई तो टॉकेटिव मतलब बहुत अधिक बोलने वाला, जैसे कि हम बोलते हैं कि माई ब्रदर इज़ वेरी टॉकेटिव, तो मेरा भाई बहुत बोलता है। रेटिसेंट मतलब होता है कम बोलने वाला, संकोची। एग्जाम्पल, अनलाइक हिज टॉकेटिव ब्रदर अरुण इज़ रेटिसेंट एंड प्रेफर टू लिसन, मतलब अरुण उसके भाई के कंपेरिजन में सुनना ज़्यादा पसंद करता है, बहुत कम बोलता है। दूसरा है गैरुलस। गैरुलस मतलब होता है कि कोई भी अनइम्पॉर्टेंट बातें करना, ओवरऑल टॉकेटिव ही होता है लेकिन बेकार की फालतू बातें करना। तो जैसे कि कहते हैं ना, वो बूढ़ा आदमी बहुत ही बात तो नहीं था, उसने अपने जवानी की लंबी लंबी कहानियाँ सुनाना पसंद करता था। द ओल्ड मैन वॉज वेरी गैरुलस एंड लव टू टेल लॉन्ग स्टोरीज अबाउट हिज यूथ। तो और दूसरा एक और जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पर एलोक्वेंट। एलोक्वेंट मतलब होता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मीनिंग है, आपको कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिख जाएगा ये। एलोक्वेंट मतलब होता है प्रभावशाली, या जो बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस करता है, जिसका बोलने और लिखने वाला बहुत ही प्रभावशाली होता है ना, इम्प्रेसिव होता है। जैसे कि एक नेता ने एक प्रभावशाली भाषण दिया जिससे लोगों के आंखों में आंसू आ गए। So the leader gave an eloquent speech that moved everyone to tears। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स अपना यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, रेटिसेंट, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बी इसलिए आएगा क्योंकि वहाँ पर बताया गया है कि जो बहुत कम बोलता है उसे रेटिसेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए, ही इज सीनियर देन मी। ऑप्शन बी, ही इज सीनियर टू मी। ऑप्शन सी, ही इज़ मोर सीनियर देन मी। ऑप्शन डी, ही सीनियर देन मी। फ्रेंड्स यहाँ पर हमेशा याद रखिए, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर जैसे जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, उसके बाद में हमेशा टू प्रेपोजिशन आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, ही इज़ सीनियर टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम अ वाइट एलिफेंट। ऑप्शन ए है a rare animal, option B a costly but useless possession, option C an intelligent person, option D a powerful man। तो फ्रेंड्स कोई भी चीज़ जो कि बहुत महंगी हो लेकिन बेकार हो, यूजलेस हो, जिसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर हम ईडियम मुहावरा अ वाइट एलिफेंट यूज़ करते हैं, जो कि सिर्फ दिखाने का होता है, बहुत कॉस्टली होता है लेकिन यूजलेस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। पोजेशन मतलब होता है संपत्ति, तो ऑप्शन बी करेक्ट। Next question, choose the correct sentence. Option A, no sooner he reached than it started raining. Option B, no sooner did he reach than it started raining. Option C, no sooner he reached than it started raining. Option D, no sooner he had reached when it started raining। हमेशा ये याद रखना कि जहाँ पर भी no sooner आता है ना, वहाँ पर did के बाद में subject plus base form of verb आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, no sooner did he reach than it started raining, मतलब जैसे ही वो पहुँचा वहाँ बारिश शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम बीट अराउंड द बुश। ऑप्शन ए, टू अवॉइड द मेन पॉइंट। ऑप्शन बी, टू चेस एनिमल। ऑप्शन सी, टू वर्क हार्ड। ऑप्शन डी, टू टेक रेस्ट। फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, टू अवॉइड द मेन पॉइंट, यानी कि इधर उधर की बात करना, सही मुद्दे की बात न करना को हम कहते हैं बीट अराउंड द बुश। जैसे कि हम कहते हैं ना, डोंट बीट अराउंड द बुश, टेल मी द ट्रूथ। इधर उधर की बात मत करो, मुझे सही बात क्या है वो बताओ, टेल मी द ट्रूथ, डोंट बीट अराउंड द बुश। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करना है, दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। फ्रेंड्स हमेशा याद रखना कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस में जो भी पैसिव वॉइस बनेगा, विल प्लस वर्ब के साथ में आपका विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। तो विल प्लस वर्ब यहाँ पे दे विल अनाउंस है ना, तो क्या हो जाएगा, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड टुमारो। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड टुमारो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इन द लॉन्ग रन। अब ऑप्शन ए है फाइनली और इवेंचुअली। ऑप्शन बी, इन अ रेस। ऑप्शन सी, क्विकली। ऑप्शन डी, फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है इन द लॉन्ग रन मतलब होता है इन द एंड और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अंततः या लंबे समय के बाद में। तो ऑप्शन ए फाइनली या इवेंचुअली ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट कनेक्टर। आपको करेक्ट कनेक्टर यूज़ करना है, यहाँ पर सही करेक्टर चूज़ करना है। ही इज़ पुअर डैश ही इज़ ऑनेस्ट। ऑप्शन ए सो, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी बट, ऑप्शन डी बिकॉज। सो यहाँ पर प्रॉपर कनेक्टर है बट। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। वो गरीब है किंतु वह ईमानदार है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
अब फ्रेंड्स ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन जो है आप पढ़कर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और आंसर देंगे। रीड कंप्रेशन पैसेज, इसका 1 मार्क है और किसको फुल मार्क मिला है मुझे आप ज़रूर बताना। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, दे नीदर डिमांड एनीथिंग नॉर बिट्रे यू इन डिफ़िकल्ट टाइम। बिट्रे मतलब होता है धोखा देना और डिमांड मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना, ठीक है। अ पर्सन हु रीड्स रेगुलरली गेन्स नॉलेज एंड विजडम। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। सो फ्रेंड्स आई होप आप इसका आंसर ज़रूर करेक्ट चॉइस करेंगे। चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। चैनल यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और आपका कोई भी वीडियो स्किप ना हो। So friends, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेसन में नए इंग्लिश लेसन्स के साथ में। So friends, till then keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos.